तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम जानेंगे न्यूक्लियस के पावर, साइटोप्लाज्म की दुनिया और क्रोमोसोम्स के सीक्रेट को। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर को। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे न्यूक्लियस होता क्या है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं, ये जो सेंटर में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, यही स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो जो मेरा न्यूक्लियस होता है ना, वो ज्यादातर केस में कहाँ पे पाया जाता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब ये होता है कि ज्यादातर केस में सेल के बीच में ही पाया जाएगा। तो जो मेरा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। साथ ही साथ जो मेरा न्यूक्लियस होता है वो लार्ज इन साइज होता है। लार्ज इन साइज का मतलब वो बड़ा साइज में होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख के समझ भी सकते हैं। ये सब और भी पार्ट्स है सेल के अंदर, मगर उन सभी पार्ट्स में से सबसे बड़ा पार्ट आपको क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियस का ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा न्यूक्लियस होता है वो लार्ज इन साइज होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस को हम लोग लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो मेरा न्यूक्लियस है उसका डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। बिना ब्रेन को ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन के बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, हम लोग सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी जितने सारी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। सेल के अंदर जितने सारे एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल। मतलब कि दे आर कंसीडर्ड एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर ऑफ द सेल कह सकते हैं। तो ये मेरे न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं न्यूक्लियस होता क्या है, मतलब दिखता कैसा है। तो जैसा कि मेरे पास ये एक सेल है, सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियस हम लोग कहते हैं। ये तो हम लोग जान चुके हैं, बट वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद होता है, उन सभी के बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं। तो हम लोग उसी के बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, उसी को हम लोग जूम करके देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा सेंट्रली लोकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, न्यूक्लियस नजर आता है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं इसमें क्या क्या चीज मौजूद है। तो सबसे पहले तो एक चीज नजर आ रहा है हम लोगों को, मतलब कि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में एक लेयर नजर आ रहा होगा, एक आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रहा होगा। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट में जो लेयर नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह देते हैं बहुत सारे केस में या बुक्स में। ठीक है, तो हम लोग तभी फिलहाल न्यूक्लियर एनवेलप ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एनवेलप। एनवेलप कहाँ पे पाया जाता है, आउटर पार्ट में पाया जाता है। जैसे किसी को हम लेटर भेज रहे, कुछ भी भेज रहे हैं, तो उसके अंदर पेपर डाल देते हैं और बाहर से क्या करते हैं, एनवेलप को कवर कर देते हैं, मतलब एनवेलप में भर के दे देते हैं। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, सेंटर में जो पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर में मेरे को एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट ये नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर एक उलझा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा आपको, इस टाइप से उलझा हुआ स्ट्रक्चर। तो ये जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस उलझे हुए स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर नाम है, और उस पर्टिकुलर नाम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। मतलब ये जो उलझा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली में जब सेल डिवीजन होता है ना, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यही क्रोमेटिन मटेरियल अरेंज होकर के आगे चल के क्रोमोसोम्स बन जाता है। इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। एज ऑफ नाउ तो हम लोग बस एक एक जो पार्ट पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको देख ले रहे हैं और नाम से हम लोग यूज्ड टू हो जा रहे हैं, और फिर वन बाय वन करके इन सभी चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ न्यूक्लियस के जो बाहर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा इन सभी सेल के जो पार्ट्स है न्यूक्लियस, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है यहाँ पे। तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको नजर आ रहा होगा इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे होल्स है। होल्स इन द सेंस पोर्स है। इन पोर्स का पर्टिकुलर नाम है, और इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो मेरे को होल नजर आ रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है। तो ये मेरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग इन सभी पार्ट्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं ये है क्या और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है उनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं और फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला चीज देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है और उसके साथ साथ एक फ्लूइड पाया जाता था न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसी फ्लूइड के अंदर हम लोगों को न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है। तो हम लोग वन बाय वन करके इन सभी को पढ़ते हैं और समझते हैं इन सभी का रोल क्या है, इन सभी का काम क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इन सभी को समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप को अच्छे से समझते हैं। तो जो मेरा न्यूक्लियर एनवेलप है ये मेरा दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। आप जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देख के समझ सकते हैं, एक आउटर पार्ट में है, एक इनर पार्ट में लेयर है। तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन नजर आ रहा है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो मेरा न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या है, ये कवर करता है न्यूक्लियस को। आप देख भी सकते हैं ये न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, बाहर से एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कवर कर रहा है ना। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस को कवर करता है। और उसका तीसरा फंक्शन ये है ना कि वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। मतलब कि जैसा कि एक चीज समझिए, ये मेरे पास सेल था, सेल के अंदर ये मेरे पास न्यूक्लियस था। अब सेल के अंदर जो ये पार्ट्स है, यहाँ पे मेरे पास साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता था। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर जो मेरा न्यूक्लियस है, उन सभी को सेपरेट कौन कर रहा था, जैसे कि ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। तो यहाँ का जो साइटोप्लाज्म था और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उन सभी को सेपरेट कौन कर रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही न्यूक्लियर एनवेलप ना कर रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। मतलब कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि अलग अलग करके रख रहा है। तो मेरा ये क्या था, सेपरेट करता था न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, यही ना कर रहा था। तो चलिए अब हम थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, तब फिर जानेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देख चुके हैं जो मेरा न्यूक्लियर एनवेलप है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियस को कवर करता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब सेपरेट करके रखता है। साथ ही साथ ये जो मेरा न्यूक्लियर एनवेलप है वहां पे कुछ पोर्स नजर आ रहे होंगे आप, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पोर्स होल टाइप का नजर आ रहा है। इन होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, होल को यहाँ गलती से शायद फोर्स लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे पोर्स होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। साथ ही साथ ये जो मेरा न्यूक्लियर एनवेलप है ना, उसका काम क्या परमिट करता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रांसफर होगा यही कंट्रोल करता है कि कौन अंदर जाएगा और कौन अंदर नहीं जाएगा। जैसा कि इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये मेरे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर यहाँ पे मेरे पास साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होगा। अब अगर कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की ओर अंदर बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसको कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा न्यूक्लियर एनवेलप से। और न्यूक्लियर एनवेलप ही ना परमिट करेगा कौन सा चीज अंदर जाएगा, कौन सा चीज अंदर नहीं जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि ये जो मेरा न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप। एक चीज ध्यान रखिएगा, शायद हम आपको अभी नहीं बताएं साइटोप्लाज्म के बारे में। जैसे ये मेरा सेल है ना, तो सेल के अंदर यहाँ न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के बाहर जो मेरे पास यहाँ पे इस वाले एरिया में फ्लूइड भरा होता है, उस वाले एरिया में जो फ्लूइड भरा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको आगे चल के अभी हम लोग पढ़ लेंगे, आज ही पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में था, आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं लाइन बाय लाइन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी समझ में आ जाएगा। सिंपल है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, एक इनर और एक आउटर। साथ ही साथ ये न्यूक्लियस को कवर करने का काम करता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। ये मेरा न्यूक्लियस है और सेल के बाहर जो ये मेरा मान लीजिए सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है। तो इधर जो साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों को सेपरेट करके कौन रख रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप रख रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है ट्रांसफर को, मटेरियल का अंदर बाहर जाना न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म को, मतलब कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप ही कि कौन सा चीज अंदर जाएगा, कौन सा चीज बाहर आएगा। तो इसको आप पॉज करिए वीडियो को, लाइन बाय लाइन एक बार देखिए पढ़ के, और अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आता तो फिर से 2-4 मिनट पीछे बैक करिए और वापस से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियर एनवेलप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं न्यूक्लियर एनवेलप से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ और नहीं बल्कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे लिक्विड वाले पार्ट होते हैं सेल के, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो आप लाइन बाय लाइन यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मेरा लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है
वो क्या होता है, किससे कवर्ड होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड है। अंदर में जो यहाँ पे मेरे पास पाया जाता है इस वाले एरिया में न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको कवर कौन करके रखता है, न्यूक्लियर एनवेलप रखता है। ठीक है, तो ये मेरा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे एकदम छोटा सा 2 लाइन का कुछ डेफिनेशन, क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन था, तो वो इजीली हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, वो मेरा क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस वाले पार्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस के सेंस में। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो मेरा न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है, 1 या मोर इन नंबर हो सकता है, मतलब एक या एक से ज्यादा में अमाउंट में हो सकता है। आपको मैं पहले ही बता चुका, मतलब कि किसी किसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, किसी किसी के अंदर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है। तो ये एक से ज्यादा नंबर में भी पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियोलस है वो क्या करता है, वो मेरा प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है। मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स में, वो कौन करता है, न्यूक्लियोलस की वजह से होता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, न्यूक्लियोलस का एक फंक्शन है, वो क्या है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है, जो कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, तो ये मेरा न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें थी। अब चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेल डिवीजन पे बेस्ड जो मेरा क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने से पहले एक बार सेल डिवीजन को समझ लेते हैं। सेल डिवीजन होता क्या है, तो जैसा कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा आगे चल के क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब वो बड़ा होगा तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर भी देखने में बड़ा नजर आएगा, और जब छोटा होता है तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखने में छोटा नजर आता है। तो ये बड़ा होता है, तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, तो एक्चुअली में जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो उसके बॉडी में सेल क्या होते जाता है, सेल का क्वांटिटी बड़ा होते जाता है, मतलब डिवाइड होते जाता है, ज्यादा होते जाता है, जिससे उसके अंदर का जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, जो भी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ क्या बड़ा नजर आता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन कुछ और नहीं बल्कि सेल का डिवाइड होना होता है। मतलब कि जैसे कि ये मेरे पास एक सेल है, तो वो सेल आगे चल के 2 सेल बन जाएगा, 2 सेल से फिर मेरे पास 4 सेल बन जाएगा, 4 से फिर आगे चल के 8 सेल बन जाएगा। तो ऐसे करके जो सेल का डिवीजन होते जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इस टाइप का जो डिवीजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सेल डिवीजन का बस इतना ही रोल है। बाकी हम लोग कुछ देर बाद, मतलब इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, समझेंगे सेल डिवीजन होता क्या है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े उसमें सेल डिवीजन का मतलब जो है इतना आप समझ जाइए, आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज का कहानी को समझते हैं। इसको पहली बात साफ करके, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि जो मेरा न्यूक्लियस है उसके अंदर एक इंटैंगल ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा था, जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दिए थे, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब जब ये मेरा क्रोमेटिन मटेरियल है, जब मेरा सेल का डिवीजन होगा तो ये जो मेरा क्रोमेटिन मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ऑर्गेनाइज होने के बाद जो ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर था ना, वो सिस्टमेटिक वे में ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ले लेता है। और उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को हम लोग पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, क्या, क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स तभी विजिबल होता है जब मेरा सेल का डिवीजन होने वाला होता है। मतलब कि ये जो इंटैंगल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल कह रहे हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है किस वक्त, जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो हम लोग चलिए क्रोमोसोम्स के बारे में समझ लेते हैं। क्रोमोसोम्स होता क्या, तो क्रोमोसोम्स मेरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये विजिबल तभी होता है जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के बारे में ये 2 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। तो हम लोगों का जो क्लास, अभी हम लोग जो क्लास में 9 क्लास में हम लोग को मेनली 2 ही चीज पढ़ना है क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट के बारे में, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। हायर क्लासेस में जानेंगे और भी चीज पाया जाता है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग को 2 ही चीज के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए कंटेन करता है जीन। अब देखिए जीन से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो गए। जीन क्या होता है, जीन एक तरह से इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे कि ये इसके फादर, मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसका हाइट छोटा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसके फादर का भी हाइट छोटा होगा, उसके फादर के फादर का भी हाइट छोटा होगा। तो ये जो हाइट छोटा होने का एक सिलसिला चल रहा है, तो ये क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जीन रोल में आता है। जीन क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन। मतलब कि एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और ये किसकी वजह से हो पा रहा है, जीन की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, और जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। मतलब कि डीएनए कंटेन करता है जीन को। ठीक है, और जीन होता क्या है, जीन कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से
दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो ये मेरा पहला कंपोनेंट हो गया मेरा क्रोमोसोम्स का, और दूसरा कंपोनेंट मेरा होता है प्रोटीन। तो ये मेरा क्रोमोसोम्स से रिलेटेड कुछ कहानी था। तो मेरा न्यूक्लियस में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो हम लोगों ने देखा, समझा, सीखा, आपको समझ में आया होगा न्यूक्लियस के बारे में। अगर फिर भी आपको लगता है किसी चीज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को कुछ देर पहले जाना है, 4-5 मिनट पहले बैक करिए और फिर से देखिए, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। आज का मेरा ये लास्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक छोटा सा टॉपिक है, इजीली हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा सेल है और ये न्यूक्लियस है। सेल और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बस इतना ही है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। पार्ट ऑफ सेल ऑकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये मेरे पास मान लीजिए सेल है और ये मेरे पास न्यूक्लियस है। तो सेल के बाहर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाएगा। तो उसके बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, तो इस स्पेस में जो फ्लूइड पाया जाता है उसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ सेल ऑकर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बीच में जो पार्ट्स पाया जाता है यहीं पे एक फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मेरा बहुत सारा सेल ऑर्गेनेलीज पाया जाता है, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा सेल ऑर्गेनेलीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में जान गए, न्यूक्लियस के बारे में जान गए, साथ ही साथ क्रोमोसोम्स के बारे में जान गए, और छोटे मोटे कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिए, सीख लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इन सभी वीडियो को अच्छे से देखना है और सारे नोट्स को पॉज करके समझना है। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स के फॉर्म में। आपको उन सभी क्वेश्चन को देखना है और उसका क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।